नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 96वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे हम राज्य सरकार के अधिकार एवं दायित्व के बारे में। किस प्रकार से सरकार के पास अधिकार होते हैं, किस प्रकार से उनके कार्यों को करने के लिए दायित्व होते हैं। आपको भी किसी भी तरीके की यदि पावर्स दी जाती है कि आपको किसी काम करने के लिए यदि अधिकार दिया जाता है, तो साथ ही आपके दायित्व भी हो जाते हैं कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है कि किसी को नुकसान ना हो। तो इसी प्रकार की चर्चा हम देश के परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि उनको किस प्रकार से राइट्स दिए गए हैं और उनके उत्तरदायित्व, उनके दायित्व क्या हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं सरकार के अधिकारों के बारे में। हम देख सकते हैं कि सरकार के अधिकारों की यदि हम बात करें तो 1947 में हम जाते हैं, तो 1947 में जैसे ही अंग्रेजों ने पावर का ट्रांसफ़र का किसके पास किया, भारत सरकार के समक्ष किया, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास संसाधनों को लेकर जो भारतीय क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर उपस्थित जो संसाधन हुआ करते थे उन पर हमारा अधिकार हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, जो कि 1950 में निकल कर आया, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से इसको स्वीकार किया गया। तो हम देख सकते हैं कि 294 आर्टिकल से लेकर 300 आर्टिकल यानी 6 अनुच्छेद इस प्रकार से दिए हुए हैं, जिनमें क्या चर्चा की जाती है कि हमारे क्या अधिकार हैं, जो कि संविधान के भाग 12 के अंतर्गत आते हैं। संविधान के भाग 12 में 294 आर्टिकल से लेकर 300 आर्टिकल तक इसकी चर्चा की गई है। हम देख सकते हैं जिसमें आती है सरकार की संपत्ति हो गई, सरकार को किस प्रकार से आय प्राप्त होती है, आय से रिलेटिव शक्तियाँ, यानी कहाँ हम यहाँ पर पावर की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो टॉपिक है वह आते हैं। जो कि देश की संपत्ति होती है, मान लो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, नदी तालाब पहाड़, आप देख रहे होंगे कि जैसे कि कोयला निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है, हर चीज़ पर सरकार टैक्स वसूलती है। आप भी क्या है, आप भी एक प्रकार से संसाधन है जिसकी मानव संसाधन की कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो आप पर भी टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिस जिस स्थान से टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, जिन स्थानों पर वेलफेयर की स्कीम्स चलती हैं, जैसे मान लो आपको एजुकेशन के लिए आपको सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पताल, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती हैं, तो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पर पावर है। यानी हम देख सकते हैं कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ पर भी उनको कार्य करना होता है, तो सरकार की अपनी पावर होती है। संपत्ति से रिलेटिव होती है, आय से रिलेटिव होती है। संबंध यानी हम देख सकते हैं विदेशी संबंध हो जाते हैं, एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध हो जाता है, राज्यों के केंद्र के साथ संबंध होते हैं तो उन पर भी अधिकार होता है। देयता हम देखें तो किस प्रकार से टैक्स पेयर की मशीन जो कि मनी होती है और किस प्रकार से देयता होती है उसके बारे में। और हम साथ ही दायित्व की बात करते हैं तो यहाँ पर सुरक्षा, जिसको सूट्स भी कहा जाता है, तो सूट्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको यदि कोई भी चीज़ कवर करनी होती है, मान लो एक पीपी जो किट होती है जो कि कोरोना काल में आपने देखी हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सूट्स भी होते हैं, उनको कुछ सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। हमारे संघ व राज्यों को एक जीवित व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे संघ है, यानी कई राज्यों से मिलाकर जो हमारा देश बना हुआ है उसे संघ कहा जाता है। तो इसको एक जीवित व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। कैसे किया जाता है वह यहाँ पर आपको समझ आएगा। इसके अंतर्गत आने वाले सभी संसाधनों को संरक्षण दिया जाता है। मान लो आप यदि एक जीवित व्यक्ति हैं, तो आपके जीवित रहने के लिए आपकी क्या आवश्यकता है। आपको कपड़े चाहिए, आपको सर्दी से बचने के लिए कपड़े चाहिए, आपको भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारा देश है, तो इसको चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यानी यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए मशीनरीज होनी चाहिए, लोगों की आवश्यकता होगी, इसके लिए अधिकारियों की आवश्यकता होगी। तो सभी व्यवस्थाएं चलाने के लिए क्या किया जाता है, इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा इसको ऑटोनॉमी होती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसको एक जीवित व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। और हम देखेंगे कुछ शब्दावली जिनके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे देश को अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं
सक्सेशन की बात करें तो उत्तराधिकार जिसे कहा जाता है, सक्सेसर क्या कहलाता है, उत्तराधिकारी, और सक्सेशन कहलाता है उत्तराधिकार। तो किस प्रकार से हमारे लिए उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, यानी सार्वभौमिक का अर्थ जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आप यदि दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी आपके निर्णय कोई दूसरा देश ले रहा है। आपने हाल ही का उदाहरण देखा होगा कि अफगानिस्तान में किसकी सरकार हुआ करती थी। यहाँ पर क्या किया करता था, थोड़े से जो कंट्रोल हुआ करता था वह कहाँ पर, यहाँ पर यूएसए का कंट्रोल हुआ करता था, और यूएसए यहाँ के आतंकवादियों को टैकल करने के लिए आया था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है थोड़ा बहुत कंट्रोल कौन कर रहा था, यूएसए कर रहा था। और हम देख सकते हैं कि भारत पूरा ऑटोनॉमी यहाँ पर खुद को प्राप्त है, सार्वभौमिकता खुद को प्राप्त है। और इस प्रकार से हम उत्तराधिकार की बात करते हैं कि सारा जो उत्तराधिकार है हमारे लिए मिल चुका है 1947 के बाद से। ईचेस्ट लैब्स और बोना बकाटा, यह जो शब्द हैं आपको थोड़े से कठिन लग रहे होंगे, लेकिन हम जैसे जैसे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे आपको इनके मतलब समझ में आएंगे। सी वेल्थ क्या होती है, सी वेल्थ क्या होती है, इसको आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। सी वेल्थ यानी जो हमारी वाटर बॉडी है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारत के जो 9 राज्य हैं, जो यहाँ पर आप यहाँ पर जो ऐसा शेप देखते होंगे, यह पेंसुलर कहा जाता है, यानी तीन जगह से क्या है, नीचे से भी समुद्र है, आजू बाजू से समुद्र है। तो यहाँ पर हमारे कितने 9 राज्य आते हैं। तो 9 राज्य को वाटर बॉडी यानी समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो इन 9 राज्यों में किस प्रकार से यहाँ पर अधिकार होने चाहिए, तो उनके राइट्स की बात यहाँ पर की जाती है। अब हम देखें थोड़ा सा कंपल्सरी एक्वाइजेशन वाला है, यानी कानून के हिसाब से जो एक्वाइजेशन किया गया है, जो अपने अधीन किया। एक्वाइजेशन का अर्थ होता है अपने अधीन करना। तो जिस प्रकार से हमने अपनी टेरिटरी में जो क्षेत्रों को अधिकृत किया है, अपने अधीन लाया हुआ है, तो वहाँ पर इनकी बात होती है। अब देखेंगे हम एक्वाइजेशन अंडर एग्जीक्यूटिव पावर, यानी एग्जीक्यूटिव पावर जो हमारी जो एग्जीक्यूट की गई है उसको पावर को शामिल किया गया है। तो वहाँ पर हम एक्वाइजेशन यानी अपने शामिल करने के लिए जो यहाँ पर एग्जीक्यूट पावर हमारे पास मौजूद हैं, जो कि संविधान में हमारे लिए दिए हुए हैं, और सरकार के पास जो अधिकार होते हैं उनकी बात करते हैं। कंपलसरी एक्वाइजेशन यानी कंपलसरी यानी जरूरी होता है एक्वाइजेशन वाला, यानी जो जिस प्रकार से यह लॉ के अनुसार हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसके एक्वाइजेशन की बात की जाती है। अब हम थोड़े से विस्तार से इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सक्सेशन की बात करते हैं। तो आप थोड़े से पीछे जाइए और देखिए कि 19वीं सदी में जैसे ही प्रारंभ होता है तो 1901 होता है। 1905 में हमारे भारत में आंदोलन चल रहे थे, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, और हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आंदोलन यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही एक बहुत महान पुरुष आते हैं, महात्मा गांधी। इनके माध्यम से बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं, और हमने देखा कि जैसे ही 1972 से लेकर जो एक्ट आते गए, तो हम यहाँ से देखते हैं कि भारत में प्रशासन की नींव पड़ती गई। हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो हमारे लेक्चर हैं 1773 से निकल कर जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उसके माध्यम से भारत में अधिकार मिलने लगे थे। और 1857 की क्रांति के बाद हमने देखा कि 1857 की क्रांति जैसे ही होती है, तो यहाँ पर जो कंपनी रूल कर रही थी, तो कंपनी के स्थान पर किसकी रूल होने लगी थी, सीधा ब्रिटेन हमारे यहाँ पर रूल कर रहा था। और ब्रिटेन, आपको याद दिला दें कि क्या है, यह यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चला करती है, यानी यहाँ पर राजाओं का शासन तो हुआ करता है, लेकिन संवैधानिक तरीके से राजतंत्र यहाँ पर लागू किया जाता है। तो वही सब बातें कहाँ पर निकल कर आने लगी, हमारे देश में निकल कर आने लगी। तो हम जाते हैं 1947 में। अब 1947 में क्या हो चुका था कि हमने क्या कर दिया था कि ब्रिटेन था वह अलग हो चुका था, और भारत हमारा एक स्वतंत्र देश निकल कर आया था। तो भारत ब्रिटेन के प्रशासन के अनुसार हुआ करता था। तो इस समय पर क्या होता था कि इन्होंने हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया हुआ था, यानी आप सरकार बनाइए, आप अपनी सरकार को चलाइए। हम देख सकते हैं कि आज़ादी के पहले भी हमारे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो हम देख सकते हैं जो सरकार हुआ करती थी तो वह डोमिनियन स्टेट के तौर पर कार्य करती थी। अंतिम सत्ता ब्रिटेन के पास होती थी, गवर्नर जनरल के द्वारा यहाँ पर रूल किया जा रहा था। अतः हम देख सकते हैं कि अंग्रेजों की पावर्स अभी भी पावर्स हुआ करती थी। तो हम जैसे ही 1947 में आते हैं तो पावर्स कहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है, हमारे देश के पास हो जाती है, और हमारा देश आज़ाद होता है।
सभी भारतीय क्षेत्र के जो संसाधन हुआ करते थे उन संसाधनों पर अब भारत का स्वयं का अधिकार होता है। सार्वभौमिकता की बात यहीं पर करते हैं कि अब जो भी संसाधन हैं जिनके लिए हमें लॉ बनाना है तो उसकी पावर किसके पास है, हमारे स्वयं के पास है। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे ईस्ट लैप्स और बोनावाकाटा के बारे में। यह जो शब्द है यह बहुत ही आसान शब्द हैं, देखने में आपको कठिन लगेंगे। अब हम बात करेंगे ईस्ट, यानी यह क्या कहलाता है। ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में जो संसाधन आया करते थे वह भारत को सीधे तौर पर भारत के क्या अधिकार क्षेत्र में आ चुके थे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद 565 देसी रियासतें भी हमारे पास हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किस प्रकार से अधिक जो भी इनके लिए 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप भारत में मिल जाइए, या आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो यह 3 ऑप्शन इनके लिए दिए गए थे। तो इस प्रकार की 565 रियासतें हुआ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 565 रियासतों के जो सरदार हुआ करते थे उनके पास जाते हैं और उनको धीरे धीरे से क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंशन ऑफ एक्सेशन का जो पत्र होता है उस पर साइन कराने के लिए राजी कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 3 रियासतें यहाँ पर अलग हुआ करती थी। एक जम्मू कश्मीर हो गई, एक यहाँ पर हैदराबाद हो गई और एक जूनागढ़ हो गई, और इनके लिए भी धीरे धीरे क्या कर दिया गया, भारत के क्षेत्र में मिला दिया गया। हालांकि थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का इशू बचा हुआ था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 565 देसी रियासतों को यह ऐसे ही लड़ने भिड़ने के लिए छोड़कर चले गए थे, लेकिन यहाँ के जो महान व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से क्या हुआ, हम अपने देश को एक कर पाए। और इनके लिए बिस्मार्क ऑफ इंडिया, यानी हम देख सकते हैं कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था, उसी प्रकार से हमारे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर सभी देसी रियासतों को मिलाकर भारत को एकत्रित किया, यानी भारत को एक करने का श्रेय इनको दिया जाता है। यदि किसी राज्य की जो रियासत हुआ करती है तो वहाँ का वंशज ना हो या स्पष्ट ना हो कि यह रियासत किसके अधीन आती है, तो इस प्रकार की रियासतों को भारत सरकार के अधीन कर लिया जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर रूल चलाया करते थे, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो कि इनकी विलय नीति हुआ करती थी जैसे कि अंग्रेज़ों की, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे ही उनका कोई वंशज नहीं हुआ करता था तो वह ब्रिटेन के अधीन चली जाती थी। तो वही फंड हम लोगों ने अपना लिया, हमारा देश आज़ाद हो चुका था और हमारे यहाँ पर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो यहाँ के गृह मंत्री जो हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। अब यहाँ पर शर्त क्या थी कि ऐसी यदि कोई रियासत होती है जिसके पास वंशज ना हो तो भाई वह किसी और के पास नहीं जाएगी, यहाँ पर कोई नया वंशज खड़ा नहीं होगा, यह सीधे सरकार के अधीन चली जाएगी। तो इसी बात को ईस्ट कहा जाता है। अब हम लेफ्ट की बात करें, किन्हीं 2 उत्तराधिकारियों के बीच रियासत के अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है। यानी अब हम देख सकते हैं कि कोई रियासत पड़ी हुई है और 2 राजा यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं कि मेरी रियासत है, मेरी रियासत है। अब इनको क्या करना था कि यह जो रियासत हुआ करती थी, जैसे मान लो किसी ए और बी दोनों की लड़ाई हो रही है रियासत को लेकर, यदि ए के संपर्क में आ जाती तो इसके पास क्या होता, निर्णय ऐसा होता कि वह भारत में भी मिल सकता था, पाकिस्तान में भी मिल सकता था और अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर सकता था। तो ऐसी यदि कंडीशन आती तो इनके पास एक और ऑप्शन खुल जाता। तो यहाँ पर जो विवाद चल रहे थे, अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों के द्वारा ही अपना अधिकार यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया जाता, यानी साबित नहीं किया जाता। तो हम देख सकते हैं कि यदि साबित नहीं किया जाता तो वह संपत्ति भी कहाँ पर आ जाएगी, भारत संघ के अधीन आ जाएगी। तो इसे लैप्स कहा गया। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे बोनावाकाटा की। बोनावाकाटा क्या कहलाता है, यदि किसी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह संपत्ति राज्य के अधीन यानी भारत के अधीन आ जाएगी। तो इस शब्द को बोनावाकाटा कहा जाता है। सी वेल्थ की बात करें, सी यानी समुद्र, वेल्थ की बात करें तो हम देख सकते हैं रुपया पैसा होता है या संपत्ति होता है। भारत की टेरिटरी के अंतर्गत आने वाली समुद्रीय तटीय सीमा को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र यानी जैसे कि जो हमारा कौन वाला हिस्सा हुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसिफिक ओशन, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर हुआ करता है।
और यह जो हमारा हिंद महासागर है। तो यह जो क्षेत्र है यहाँ के हमारे जो 9 राज्य कवर करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र जो समुद्री सीमा में जो हम व्यापार करते हैं, जहाँ से हम मछलियाँ पकड़ते हैं, तो वह सब कहाँ पर आ जाएगा, भारत के अधीन आ जाएगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए। तो क्राइटेरिया की बात करें तो टेरिटोरियल सी के अंतर्गत हम देख सकते हैं 12 न्यूटिकल माइल्स जो कि बेस लाइन के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं वह यहाँ पर रखा जाएगा। अब 3 प्रकार की बात यहाँ पर की जाती है। टेरिटोरियल सी कहलाता है। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस जोन कहलाता है, वह 12 न्यूटिकल माइल के ऊपर आता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है अप टू 200 न्यूटिकल माइल, इन 200 न्यूटिकल माइल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता। तो यह सब क्षेत्र भारत के अधीन आ जाएगा। और इतना क्षेत्र, इसके बाहर ही कुछ दूसरे देश की जो यहाँ पर सीमा होती है या अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र होता है वह यहाँ से आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी संसाधन किसके अधीन होंगे, भारत सरकार के अधीन होंगे, जो कि 12 न्यूटिकल माइल। हम देख सकते हैं यह एक प्रकार से वैश्विक समझौता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जो यहाँ पर क्या होता है, देश होता है, उसके 12 न्यूटिकल माइल तक ये होता है, बेसलाइन होती है। और जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है 200 न्यूटिकल माइल तक होता है। यहाँ पर यह व्यापारिक संबंध गतिविधियाँ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कंपलसरी एक्वाइजेशन बाय, यह क्या है, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, यानी हम देख सकते हैं कि जैसे आपकी ज़मीन हो गई तो वह मूल अधिकार के अंतर्गत आया करती थी। यहाँ पर यदि कोई भी सरकारी कार्यवाही होनी होती थी तो उसके लिए ढेर सारा मुआवजे की आवश्यकता होती थी। मूल अधिकार वो होते हैं जिनका संरक्षण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। अब यहाँ पर बार बार लोग क्या कर रहे थे, जैसे ही कहीं पर मान लो ब्रिज बनाना है, मान लो कोई रोड बनाना है, सरकार के लिए डेवलपमेंट का कार्य करना है, तो वो लोग क्या करते थे, सीधा मुंह उठाकर कहाँ चले जाते थे, इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते थे कि यहाँ देखो हमारे ह्यूमन राइट के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो बाद में हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा इस प्रकार की चीज़ों को समझते हुए इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। जब संपत्ति का अधिकार हटाया गया तो इसके बाद सरकार जो कि हर्जाना दिया करती थी वह देने के लिए बाध्य नहीं रही। अब वह किसी भी प्रकार का यदि चाहे तो हर्जाना दे सकती है और नहीं चाहे तो नहीं दे सकती। लेकिन इसके लिए भी कुछ क्षेत्र बांट छाट दिए गए जिनको हर्जाना मिलेगा ही। तो हम देख सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय, ऐसा कोई अल्पसंख्यक समुदाय ना बचे जो भारत में दबा हुआ रहे या किसी प्रकार से प्रशासन के दबाव में आ सके। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जो विद्यालय हुआ करते हैं, शैक्षणिक संस्थान हुआ करते हैं, यदि इनकी संपत्ति को सरकार अपने अधीन करती है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट करती है, यहाँ पर रोड सड़कें डालती है, तो हम देख सकते हैं उनको मुआवजा देना होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो स्कूल कॉलेज हुआ करते हैं कितने विकसित हुआ करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यदि भूमि पर खेती की जा रही है, यानी कि कोई कृषि योग्य भूमि है, यदि उस पर सरकार क्या करती है, सड़क वगैरह बिछाती है, तो वहाँ पर भी मुआवजा देना होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की संपत्ति पर हर्जाना देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। आगे देखें एक्वाइजेशन अंडर एग्जीक्यूटिव पावर, यानी सरकार के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है एक्वाइजेशन को लेकर, संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर, वह यहाँ पर हम समझेंगे। सरकार द्वारा स्वयं आर्डर के माध्यम से क्या किया जा सकता है, संपत्ति को अपने अधीन किया जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि इतनी संपत्ति है, इसको हम अपने अधीन लेना चाहते हैं। इस प्रकार से सरकार व्यापार के लिए तथा नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है कि संपत्ति को भारत सरकार के अधीन करना है और यहाँ पर काम किया जाना है। अब हम सूट्स की बात करें, सूट्स बाय अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी सरकार के खुद के अपने भी क्या होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। तो अनुच्छेद 300 में इनकी चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 300 के माध्यम से संघ व राज्यों को संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है, यानी इनको सूट्स दिए जाते हैं। इसके तहत केंद्र व राज्यों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाता। तो हम देख सकते हैं यदि केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, जैसे कि मान लो कहीं पर बीजेपी चल रही है, कहीं पर कांग्रेस चल रही है, कहीं पर और दूसरी पार्टियां राज कर रही हैं या प्रशासन कर रही हैं, तो हम देख सकते हैं कि केंद्र व राज्य को यहाँ पर क्या संरक्षण नहीं दिया जाता।
हमारे देश की सार्वभौमिकता पर कोई भी अपना दबदबा नहीं चलाएगा। यानी एक देश जो है वह एक जीवित प्राणी की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार चाहे तो वह अपनी ऑटोनॉमी नहीं चला सकती। राज्य में यदि किसी अन्य पार्टी की सरकार है वह अपनी ऑटोनॉमी चलाए तो वह नहीं चला सकती। हमारे देश की ऑटोनॉमी चलेगी, ना कि किसी सरकार की। यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि देश हित में किए गए कार्यों को सही माना जाएगा, यदि कोई सरकार अपने हित में कार्य करती है, यानी हम देख सकते हैं कि यदि देश हित में आप कार्य कर रहे हैं तो उसे ही सही माना जाएगा। यदि कोई कार्य सरकार अपने हित में करती है तो उसे सही नहीं माना जाएगा। हमारे देश में सभी कार्यों को संविधान के हिसाब से किया जाता है, अतः हमारा संविधान सबसे ऊपर है। यानी संवैधानिक हिसाब से कार्य किया जा सकता है, ना कि सरकार के अपने लाभों के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि केंद्र व राज्य यानी दो संबंधों की बात की जा रही है, यानी केंद्र व राज्य के बीच संसाधनों को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट होना है तो इसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति जी के व गवर्नर के पास जाना होता है। यहाँ पर सरकार को पावर्स ना देने का अर्थ सीधा सीधा होता है, यदि यहाँ पर हम सरकार को ऑटोनॉमी देते तो सरकार में क्या आते, प्रधानमंत्री आते और हमारे मुख्यमंत्री आते। लेकिन हमने यहाँ पर राष्ट्रपति और गवर्नर की बात की है तो यहाँ पर देश की बात हो रही है। यह देश की उच्च अथॉरिटी में से एक माने जाते हैं। इसके लिए उनकी इच्छानुसार कार्य किया जाता है तथा कार्य करने के लिए इनके द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति व गवर्नर के द्वारा इसके परिप्रेक्ष्य में, कॉन्ट्रैक्ट के परिप्रेक्ष्य में कार्य किया जाता है। यदि वह कार्य नहीं करते तो अपने द्वारा अधिकारी नियुक्त करते हैं और उस अधिकारी के द्वारा कार्य किया जाता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्रपति और गवर्नर की उपस्थिति में किया जाता है तो उसे सही नहीं माना जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि यदि इनकी अनुपस्थिति में कोई भी इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो उसे सही नहीं माना जाएगा। इनसे रिलेटिव ही इनको सामने रखकर ही इन सब कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो रूसो द्वारा एक बात कही गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रूसो द्वारा कहा गया था कि राजा को समाज के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी जो राजा बनता है, जब कहीं पर प्रजातांत्रिक सरकार होती है तो वहाँ पर राजा को प्रजा के द्वारा ही बनाया जाता है। यदि वह लोकहित में कार्य करता है तो वह सत्ता में रहता है। जिस दिन वह जनता के हित में कार्य करना बंद कर देता है तो जनता द्वारा उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद ऐसा समय आता है जब जनता को पता लगता है कि यह जनहित में कार्य नहीं कर रहा तो सरकार बदले जाती हैं। और हम देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, बीच में भी सरकारें बदल दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी फॉर ट्रूथ्स की बात करें, यदि किसी के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है जिससे कि दूसरे को नुकसान हो रहा है तो क्या किया जाएगा, इसको गलत ठहराया जाएगा। हमारे देश में हमारा देश जो है वह सार्वभौमिक है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं क्या है, अधिकार रखता है। लेकिन हमारी सरकार सार्वभौमिक नहीं है। हम सरकार को सार्वभौमिक नहीं कह सकते, हम अपने देश को सार्वभौमिक कह सकते हैं। आज़ादी के बाद सरकार को सार्वभौमिक बनाने की बात की गई थी। यानी यहाँ पर एक ही सरकार हुआ करती थी, वह हुआ करती थी कांग्रेस की। तो यहाँ के कुछ नुमाइंदे ऐसे हुआ करते थे जिनके द्वारा सरकार को ऑटोनॉमी देने की बात की गई थी तथा इस विषय से संबंधित 2 केस निकल कर आए। कस्तूरीलाल केस 1965 में निकल कर आया और नागेंद्र राव केस 1994 में निकल कर आया। दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि जो आपकी सार्वभौमिकता है वह जनता के प्रति झुकावपूर्ण होनी चाहिए। यानी आपको जो ऑटोनॉमी दी गई है वह जनता के प्रति झुकावपूर्ण, यानी इनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए। यदि आपके कार्यों से जनता किसी भी प्रकार से नुकसान हो रहा है तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वभौमिकता की आलोचना की गई, यानी जो गवर्नमेंट की जो सार्वभौमिकता होती है उसकी आलोचना की गई, यह सार्वभौमिकता किसको होनी चाहिए, देश को होनी चाहिए, ना कि किसी सरकार को। और इसी आलोचना के तहत हम देख सकते हैं कि इनको सरकार को ऑटोनॉमी ना देकर देश को ऑटोनॉमी दी गई। संरक्षण की बात करें तो संरक्षण में हम देखें, यदि राष्ट्रपति व गवर्नर अपने ऑफिस में है तो उस पर किसी भी प्रकार का केस नहीं चलाया जाएगा।
यह इनको इम्यूनिटी प्राप्त होती है। चूँकि यह इतने बड़े न्यायिक पद पर बैठते हैं, मान लो आपसे कोई अपराध हो जाता है तो आपको तुरंत ही पुलिस धर दबोचेगी, लेकिन यदि यह अपने ऑफिस में है तो इन पर क्या होगा, इनको इम्यूनिटी दी जाएगी, इन पर सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के अनुसार न्यायिक ऑफिसर को संरक्षण दिया जाता है। 1850 का यानी अंग्रेजों के समय से चला आ रहा जो प्रावधान है उसके अनुसार इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। यदि लोक सेवक या लोक अधिकारी जो होते हैं इनके विरुद्ध कोई केस चलाया जाता है तो उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त समय दिया जाता है। तो यह सब संरक्षण की बात यहाँ पर की जाती है। तो हमने बहुत सी शब्दावलियाँ यहाँ पर समझी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स किस प्रकार के होते हैं, सूट्स क्या होते हैं, एक्वाइजेशन अंडर एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में समझा, कंपल्सरी एक्वाइजेशन बायलॉ के बारे में समझा किस प्रकार से होता है, बोना वाकाटा शब्दावली को समझा, इचिट्स लैप्स व बोना वाकाटा को समझा, और सक्सेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार से आपने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त की। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें अपना अध्ययन। पॉलिटी के 96 लेक्चर आपके आ चुके हैं और हिस्ट्री आपकी पूरी कवर करा दी गई है। और ऐसे बच्चों तक इस व्याख्यान को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।